पहले टू फेज फोर वायर सिस्टम, देखो टू फेज फोर वायर सिस्टम है। टू फेज फोर वायर सिस्टम में पहले ये याद रखिए कि कौन कौन सी चीजें आपने कांस्टेंट मानी थी। P कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है और Vm कांस्टेंट है। Vm किसके बीच में है? Vm कंडक्टर और अर्थ। कंडक्टर के बीच में नहीं है, कंडक्टर अर्थ के बीच में है। इसका मतलब क्या है? कंडक्टर और अर्थ के बीच में अगर Vm है तो यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना हो गया? 2 Vm। और ये वोल्टेज अगर 2 Vm है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई? 2 Vm बाय रूट 2। ठीक है, तो टोटल पावर देखो, दो तार ये हो गए, दो तार ये हो गए। टू फेज फोर वायर सिस्टम है। एक फेज की सप्लाई जो है वो इसमें से इन दोनों में मिल रही है, एक फेज की सप्लाई इन दोनों में मिल रही है। टू फेज फोर वायर सिस्टम है। तो एक फेज की बात कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कर ले, बात वही है। I7 ये मान सकते हैं या I7 ये मान सकते हैं, कोई से भी मान लें। अगर आप ये मान के चल रहे हैं सिंगल फेज वैल्यू ले रहे हैं, एक फेज की लेके चल रहे हैं, पर फेज वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, तब यहां से लेकर के यहां तक का जो वोल्टेज है दैट इज 2 Vm बाय रूट 2। तो आरएमएस वैल्यू जो है दैट इज आरएमएस वैल्यू जो हो गई दैट इज इक्वल टू Vrms इक्वल टू 2 Vm अपॉन रूट 2। और यहां से यहां तक के बीच में पावर कितनी सप्लाई करी जा रही है? टोटल पावर जो सप्लाई करी जा रही है दैट इज P। तो एक फेज कितनी सप्लाई कर रहा है? P बाय 2। तो वो सप्लाई कर रहा है P बाय 2। तो पावर सप्लाइड पर फेज इज इक्वल टू P बाय 2। ठीक, P बाय 2। तो ऐसे कंडीशन में I7 की वैल्यू क्या हो जाती है? I7 इज इक्वल टू, I7 निकालिए, और I7 निकालने के बाद में W अगर आपको निकालना है, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तार है, कितना हो जाएगा? 4 I7 स्क्वायर R7। ठीक है, जस्ट 2, ये वाली बात हो गई। और वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 तार हैं और चारों के चारों फेजेस हैं, कंडक्टर्स हैं, अर्थ नहीं है कोई सा भी। अर्थ का तार का डायमीटर हमेशा आधा लेते हैं, कंडक्टर वाले तार का डायमीटर हमेशा पूरा 1 लेते हैं। तो 4 तार होगा, इसका मतलब 4 इंटू A7 इंटू L। जल्दी से निकालिए कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसके बाद में थोड़ा टफ वाला काम करते हैं, तो टफ वाला काम है अगला। मेन चीज आपको खाली ये वाली चीज याद रखनी है, बस ये और ये, बाकी सब चीजें तो आप डायग्राम में से देख के निकाल ही लेंगे। I7 की वैल्यू, I7 इज इक्वल टू P बाय 2 अपॉन 2 Vm बाय रूट 2 cos phi। कितना आ रहा है? ये गया तो ये हो गया रूट 2, सो दिस इज P अपॉन 2 रूट 2 Vm cos phi। ये हो गया। ठीक, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। सो I7 इज इक्वल टू P अपॉन 2 रूट 2 Vm cos phi। ये I7 हो गया। तो W इज इक्वल टू 4 I7 स्क्वायर R7। तो यहां पे अगर W लिखते हैं, W इज इक्वल टू 4
इसका स्क्वायर, तो पी स्क्वायर वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8, ये हो जाएगा 8 इंटू रो एल अपॉन A7, A7 उधर ले जाइए, W इधर ले आइए, मैं सब एक ही स्टेप में सब कर ले जा रहा हूं। A7 अगर इधर लाए और W इधर ले आए तो ये हो गया। A7 की वैल्यू अगर ये रह गई तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू A7 इंटू L, सिंपल, ये वाला काम करना है, विच इज इक्वल टू 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, ये निकल के आ जाएगा। Which is equal to the volume of copper in single phase 2-wire system with midpoint earth, उसी की तरह से हो गया बिल्कुल। देखो, this can be thought of as two different single phase systems with midpoint earth। एक सिंगल फेज सिस्टम ये रहा, इसका मिडपॉइंट अर्थ कर रखा है, एक सिंगल फेज सिस्टम ये रहा, इसका मिडपॉइंट अर्थ कर रखा है। द थिंग इज कि इसमें बाकी सब कुछ तो सिमिलर है, द ओनली थिंग इज कि एक जितनी पावर ले जा रहा है वो पावर उसकी आधी हो गई है, इसमें आधी पावर जा रही है, आधी इसमें पावर जा रही है, तो इसलिए ओवरऑल इफेक्ट जो निकल के आ रहा है वो बेसिकली बराबर ही निकल के आ रहा है। अगर पावर डबल डबल ले जा रहे होते तो इसकी वैल्यू कुछ और हो गई होती, लेकिन अब क्योंकि पावर आधी आधी लेके जा रहे हैं तो ओवरऑल पावर वॉल्यूम की वैल्यू उतनी निकल के आ रही है। नेक्स्ट इज AC 2 फेज 3 वायर सिस्टम, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहां देखते हैं, इस तरफ चलते हैं। टू फेज 3 वायर सिस्टम, ये है सिस्टम, ये ग्राउंड है, ये है I8, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना हो गया 2 VM, ये हो गया 2 VM और RMS वैल्यू इसकी हो गई 2 VM बाय रूट 2। पावर की वैल्यू टोटल यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, पावर होगी P। अब देखो हो क्या रहा है कि इसमें फेस करंट जा रही है, 2 फेज 3 वायर सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट। अगर इसके अंदर I8 जा रही है और इसके अंदर अगर I8 जा रही है तो इसमें जो रिटर्न में जो करंट आ रही है वो कितनी करंट है, दैट इज इक्वल टू, ये अगर I8 है, ये अगर I8 है तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है √2I8, तो इसके अंदर जो करंट जा रही है दैट इज √2 इंटू I8, और करंट की वैल्यू अगर √2 इंटू I8 अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय √2 टाइम्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी √2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, मैं वो वाला स्टेप मैं पहले ही ले रहा हूं, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A8, इस वाले का होगा A8, इस वाले कितना होगा A8, और इस वाले कितना हो जाएगा √2 टाइम्स A8, बस ये याद रखना है। इसका जो न्यूट्रल वायर है, ग्राउंड वाला जो वायर है वो उतना सिंपल नहीं है, इतना आसान सा नहीं है जितना बाकी सब सिस्टम्स के अंदर होता है, वो थोड़ा सा अलग सा है, √2 इंटू I8, इसीलिए सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ सिमिलर है, खाली आपको ये वाली चीज और देखनी पड़ेगी, W की वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर लॉस कितना हो रहा है I8 स्क्वायर R8, इसके अंदर कितना हो रहा है सेम थिंग, तो 2 इंटू I8 स्क्वायर R8 प्लस इसके अंदर करंट कितनी जा रही है √2 I8 स्क्वायर इंटू R8 अपॉन √2। करंट की वैल्यू अगर √2 टाइम्स बढ़ गई तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो, क्योंकि √2 टाइम्स A8 हो गया तो ρL अपॉन A8, तो A8 की जगह √2 A8 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये R8 की जो वैल्यू थी, R8 की वैल्यू जो थी दैट वाज ρL अपॉन A8 के बजाय ये हो जाएगा √2 टाइम्स A8।
बस ये चेंजेस हैं, बाकी प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। प्रोसीजर जो है पूरा पूरा दैट रिमेन्स द सेम, स्टेप्स में जो चेंज आ रहा है दैट इज ओनली दिस पार्ट, यहां पर इसके अंदर चेंज। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। प्रोसीजर बेसिकली क्या कहता है, सबसे पहले आप निकालते हैं I7, आई निकालते हैं, करंट निकालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, P/V से निकालते हैं। तो आपको टोटल वोल्टेज चाहिए, या तो अगर आप आधी पावर ले रहे हैं, अगर आपने P/2 लिया, मतलब अगर आप इतना वोल्टेज लेना चाहते हैं, अलग अलग तरीके हैं। इस केस में भी अगर आप ऐसा था, यहां पर आ जाते हैं वापस इस तरफ, इसमें भी आपने ये वाला काम करा था, आपने वोल्टेज की वैल्यू ली 2 VM लिया, √2 तो RMS के निकालने के लिए करा था, 2 VM लिया था। 2 VM की जगह आप ये भी ले सकते थे 2 VM प्लस 2 VM कितना हो जाता, 4 VM। इन दैट केस पावर की जो वैल्यू है वो P/2 के बजाय आप कितनी पावर यूज कर रहे होते, P, तो बात निकल के वही आ जाती। यहां P/2 यूज कर रहे हैं तो यहां भी 4 VM की जगह 2 VM यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली बात वही निकल के आएगी। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज पे ध्यान दीजिए, करंट निकालने के लिए आपको जिस लेवल की पावर यूज कर रहे हैं, जितने एरिया की, जिस फेज की आप पावर यूज कर रहे हैं, उतने ही फेज का वोल्टेज यूज करिए। आप ये वाला काम भी कर सकते थे कि आप खाली न्यूट्रल से लेकर करके यहां तक का केवल सप्लाई लेते और उसके बेस पे कैलकुलेशन कर देते। इन दैट केस वोल्टेज की वैल्यू हो जाती VM, खाली VM रह जाती, और पावर की वैल्यू कितनी हो जाती, P/4, तो उससे भी वैल्यू वही निकल के आती। ये वाली चीज समझनी चाहिए। ठीक है, अब वापस इस वाले पे आते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक का वोल्टेज VM है, यहां से यहां तक का वोल्टेज VM है। क्यों? क्योंकि पहले आपने इस केस में यह मान लिया है, जिस टाइम आपने इसके डेरिवेशन करने स्टार्ट किए हैं, ओवरहेड वायर्स हैं, ओवरहेड वायर के केस में आपने यह माना है हर एक केस में कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो हमेशा VM रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला सेक्शन लेते हैं कि पूरा सेक्शन ले लेते हैं। इस केस में हमने पूरा लिया, पूरा यहां से यहां तक का, इन दैट केस वोल्टेज हो गया यहां से यहां तक का प्लस यहां से यहां तक का, दैट इज 2 VM/√2 का RMS निकालने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का RMS करने के लिए 2 VM/√2 कर दिया, लेकिन इस पूरे में इन दैट केस पावर की वैल्यू हो गई P, पूरी पावर। अगर आपने आधा ले लिया होता तो VM केवल आप VM/√2 लेते और पावर की वैल्यू P/2 कर देते, तो भी वही निकल के आ रहा होता। तो पहले I निकालना होता, फिर आपको निकालना होता W। पहले I निकालते हैं, फिर आपको निकालते हैं W निकालने के लिए आपको तीनों के अंदर वो चाहिए होंगे करंट की वैल्यू। इसमें अगर I8 जा रहा है, इसमें अगर I8 जा रहा है, तो इसके अंदर आप जीरो करंट नहीं मान सकते। ये 2 फेज 3 वायर सिस्टम है। 2 फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर ये रिटर्न पाथ सारा ये वाला होता है, और इन दैट केस इसके अंदर जो होता है, जितना करंट जाता है, दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ I8 और I8 which is equal to √2 I8। सिंपल आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये अगर I8 है, ये अगर I8 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 I8। क्लियर है ये वाली चीज? I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर, 2 I8 स्क्वायर इज अंडर रूट कर दीजिए उसका, बस सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा कर, तो उससे आपको मिल जाएगा √2 I8। इसके अंदर तो करंट जा रही है, दैट इज दिस पाइथागोरस वाली, ये वाली, तो दिस इज √2 into I8। इसके अंदर अगर करंट की वैल्यू √2 I8 जा रही है, करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, जितनी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उतना तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तार आपको मोटा यूज करना पड़ जाएगा। ये वाली बात ऑब्वियस है, जितनी ज्यादा करंट लेनी पड़ती है उतने तार आप ज्यादा थिक वायर यूज करते हैं। तो अगर करंट की वैल्यू √2 टाइम्स बढ़ गई, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू भी √2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू अगर √2 टाइम्स बढ़ गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि R की वैल्यू होती है R = ρL/A, A की वैल्यू अगर √2 टाइम्स बढ़ गई तो R की वैल्यू √2 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर आप ये वाली चीज नहीं भी याद रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R की जगह आपको हर जगह A8 की जगह √2 A8 लिखना है बस। जब भी आप इस तार की बात कर रहे हैं, आपको गिनी चुनी चीजें याद रखनी है, एक की दुक्की गिनी चुनी चीजें। केवल एक चीज क्या है कि इसके अंदर करंट जा रही है, दैट इज √2 into I8। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई? क्योंकि इसके अंदर इसका जो बिहेवियर होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, 2 फेज सिस्टम्स के अंदर, दोनों फेजेस के अंदर कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है? जितने फेजेस होते हैं, फेजेस मतलब 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेजेस, तो 3 फेज में कितना होता है, 360 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 120। 4 फेज के लिए 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। 6 फेज के लिए 360 डिवाइड बाय 6 60 डिग्री, और 2 फेज के लिए 360 डिवाइड बाय 2 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर 2 वेव्स चल रही हैं तो कैसी हो गई, एक वेव अगर ऐसी चल रही है तो दूसरी फेज ऐसी चल रही है,
दूसरी वेव। तो ये जिधर एक फेज चल रहा है उसके ऑपोजिट में दूसरा फेज चल रहा है। इसमें प्लस 10 वोल्ट आया, दूसरे में माइनस 10 वोल्ट आ गया, इसमें प्लस 20 वोल्ट आया, इसमें माइनस 20 वोल्ट आ गया, इसमें प्लस 30 आया, इसमें माइनस 30 आया, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। हर इंस्टेंट पर जीरो चला जा रहा है। एक जना इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है, दूसरा इधर से 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है। टेबल खिसकेगी? नहीं खिसक पाएगी। ये चीज है। इसीलिए क्योंकि इसमें दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, तो करंट्स के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। तो रिजल्टेंट करंट जो हो गई इसकी, जो थर्ड न्यूट्रल के अंदर जो जाने वाली है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो पाइथागोरस लग जाती है। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए इसके अंदर लगाई जाती है। इस वजह से इसके अंदर √2i8 जा रहा है। तो मेरे ख्याल से खाली दो ही चीजें याद रखनी है कि करंट की वैल्यू √2i8 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू √2 × 8 है, बस, और कुछ नहीं। और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों के एक जैसे होंगे और ये एक अलग सा है। तो दिस प्लस दिस तीनों के अलग अलग ऐड करते जाइए, तो वॉल्यूम A8 प्लस A8 प्लस √2 × 8 ये निकल आएगा। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ये नहीं है, दिस इज बेसिकली A8 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय L। L तो है ही। वॉल्यूम ये हो गया। लॉसेस निकालने पड़ेंगे तो इसके अंदर I²R, इसके अंदर भी I²R, इसके अंदर भी I²R, तीनों के अंदर I²R हो रहा है। इसके अंदर I²R का मतलब I8²R8, इसके अंदर भी I8²R8, इसके अंदर भी वही वाली चीज होगी जो नॉर्मल चल रहा है। इसके अंदर करंट कितनी है? √2 × I8 है, और रेजिस्टेंस कितनी है? ρL/A8 नहीं है, इसमें ρL/√2 A8 है। तो दिस करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, बस इतना सा काम करना है। बस केवल आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर करंट की वैल्यू √2 × I8 है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ρL/√2 × 8 है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। बस वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होता है? हर उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ। ठीक, इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A8 नॉर्मल। करंट जा रही है I8, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 8 होगा, तो A8 × L, A8 × L। इस वाले तार में भी करंट जा रही है I8, इसके अंदर भी I8 जा रही है, इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 8 हो गया। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर 8 हो गया तो इसका भी जो वॉल्यूम है दैट इज A8 × L, इसका भी वही वाला निकल के आ गया। इसके अंदर जो करंट जा रही है दैट इज √2 × I8, तो उसकी वजह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया √2 × 8 हो गया है। करंट की वैल्यू एरिया पर नहीं, एरिया की वैल्यू करंट पर डिपेंड करती है। करंट अगर बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो तुम्हें बढ़ाना पड़ जाएगा, तभी तो ज्यादा करंट ले सकते हो, प्रोपोर्शनली बढ़ गया। तो करंट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो √2 × 8 ये वाली चीज हो गई, बस दैट्स इट। तो √2 × 8 × 12 इस तरह वैल्यू अलग आप निकालते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 1.457 अपॉन cos² 5 × k, ये निकल के आएगा। ठीक, थ्री फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर बड़े सिंपल से हैं। 3 फेज सिस्टम्स तो हम लोग को वैसे ही सर याद रखे हुए हैं, तो 3 फेज वाला देख लीजिए। मेरा सजेशन ये है कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम हर जन अटेम्प्ट करे, सिस्टम सब अटेम्प्ट करिए। 3 फेज 3 वायर सिस्टम सिंपल सा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। टोटल पावर कितनी है इसमें? P, तो एक फेज में कितनी हो गई? P/3। ठीक है, और यहां से लेकर करके Vm की वैल्यू यहां से लेकर करके कहां तक की है? ये इसकी वैल्यू Vm है, ये Vm है, और इसमें पावर जा रही है P/3, इसमें पावर जा रही है P/3। दैट्स ऑल। खाली इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है। W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? खाली इन तीनों तारों के अंदर आपको निकालना है। न्यूट्रल वायर कनेक्ट करा ही नहीं हुआ है आपने, न्यूट्रल कनेक्टेड ही नहीं है, तो न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है, खाली ये 3 तार है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W = 3I10²R10, सिंपल। वॉल्यूम 3A9 × L, बस इतना सा काम करना है, सिंपल चीज है। जल्दी से निकालिए कितनी आ रही है। Vm आपको पता है, Vm की वैल्यू फेज कंडक्टर से ग्राउंड तक की है,
एक फेज में पावर P/3 जा रही है। अब मिक्स एंड मैच जैसे करना चाहो कर दो। बड़े सिंपल से फॉर्मूले लिख देता हूं। P ये करंट निकालने के काम में आएगा, करंट की जब वैल्यू निकालेंगे आप I9 की वैल्यू। सो P 3 फेज 3 बार सिस्टम्स के अंदर P इक्वल टू 3 V फेज I फेज cos phi एंड ऑल्सो इक्वल टू √3 VL IL cos phi। इससे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इन फॉर्मूले का यूज करना है, सारा कंफ्यूजन इसके अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर कि टोटल पावर जितनी ट्रांसफर करी जाएगी दैट टोटल पावर इज P, और Vm की वैल्यू कंडक्टर से लेकर के अर्थ तक की है। इसका मतलब Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज। Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज, और आपको आरएमएस में तो कन्वर्ट करना ही करना है। यूज दिस। P is equal to 3 Vm by √2 I9 cos phi। इससे आपको I9 की वैल्यू मिलेगी। I9 की वैल्यू जो मिल जाएगी W is equal to 3 I9 square R9, उसमें रख देना। बाकी और क्या करना है, R9 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू ρL अपॉन A9। करना ही क्या है, कुछ नहीं, खाली सब्स्टिट्यूशन है बस, और कुछ नहीं करना। I9 की वैल्यू वहां से रख दो, R9 की वैल्यू ये रही, ये निकाल दो, A9 उधर ले जाओ, W नीचे ले जाओ, 3 × A9 × L कर दो, खत्म। बड़ा आसान सा काम है। और 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर खाली इतना फर्क है कि वॉल्यूम की वैल्यू 3 फेज 4 वायर में वॉल्यूम की वैल्यू 3.5 A10 × L हो जाएगी बस, बाकी सब कुछ सिमिलर है। खाली वॉल्यूम की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, क्योंकि चौथा वाला तार, ये वाला तार भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके जो क्रॉस एरिया होगा दैट विल बी 0.5 टाइम्स, आधा टाइम्स हो जाएगा। दिस इज 3 × Vm अपॉन √2, Vm अपॉन √2 इंटू I9 cos phi। Vm अपॉन √2 खाली मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए Vm by √2 कर दिया है। वो आपको हर केस में करना है। जहां AC वैल्यू स्टार्ट हो गई तो Vm को आपको आरएमएस में कन्वर्ट करना ही करना है। हर जगह जहां Vm दिखाई दे रहा है Vm by √2 कर दो, सिंपल। इस फॉर्मूले में खाली इतना काम करना है। देखो इस फॉर्मूले के अंदर I9 बराबर कितना हो गया वो लिख लो। इस फॉर्मूले में P बराबर अगर इतना है तो I9 बराबर कितना होगा निकाल लोगे इसमें से। I9 एक तरफ, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ कर लोगे, ठीक है। बस वो वैल्यू हो गई I9 की, I9 स्क्वायर इंटू R9। R9 की वैल्यू है ρL अपॉन A9, वैल्यू रख दो, W की वैल्यू आ जाएगी।